बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और इस वक्त मामलात ये हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक अपना नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एक ये जो कामयाब सफारतकारी रही है उसके हमने नताइज भी देखे। जब ये सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले सो कॉल्ड एंड स्टेज्ड ये जो पहलगाम का वाकया था जिसमें भारत ने अपने ही निहत्ते लोगों को कत्ल किया और उसके बाद चंद ही मिनटों में इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया और फिर सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर जो कि कलंक का टीका बना उनके लिए। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि ये हमारा न्यू नॉर्मल है, तो पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन दी दैट वाज न्यू नॉर्मल प्लस, यानी कि भारत को यह अंदाजा हो गया कि अगर वो कुछ करेंगे तो उसका जवाब उससे कहीं ज्यादा तगड़ा होगा। अब पाकिस्तान का क्या मौकिफ है? पाकिस्तान की जानिब से जाहिर है कि एक आला सतह के आपको पता है दौरे किए जा रहे हैं, तुर्किया का, फिर उसके बाद ईरान का वजीर आजम पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करना। अभी हमने ये देखा कि इंडियन डेलीगेशन जो अमेरिका में गया और उसके बाद जिस तरीके से 9/11 के मेमोरियल के सामने शशि थरूर ने जो ड्रामेबाजी की, आई हैव टू से दिस बिकॉज उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां पर दहशतगर्दी के हमले में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, हम भी इसी तरीके से विक्टिम हैं, तो उनको शर्म नहीं आती अपने आप को विक्टिम बताते हुए। आप जरा सोचिए कि ये वो शख्स हैं जो उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसे कहा जाता है जमहूरियत पसंद भारत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार ये मुल्क है। और आप ये सोचिए कि कश्मीर में यही मुल्क एग्रेसर बनकर बैठा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो 9 लाख भारतीय फौज वहां पर क्यों मौजूद है? अगर सब कुछ अच्छा है तो वहां पर लोगों पर अरसा हाथ क्यों तंग कर दिया गया है? अगर सब कुछ अच्छा है तो वहां पर हजारों खवातीन की बेहुरमती कैसे की गई? कश्मीरी रहनुमा सारे के सारे जेल के अंदर क्यों मौजूद हैं? आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक क्यों किया गया? कश्मीर का जोग्राफिया तब्दील करने की कोशिश क्यों की गई? ये बहुत से सवालात हैं जो आपके जहनों में भी है, जो हमारे जहनों में भी है और जवाब हमें पता है, लेकिन ये आलमी बरादरी को अब सुनना होगा। अब एक और मसला ये है इस सारी चीजों की आड़ में जो पानी की जारियत यानी कि आबी जारियत भारत की जानिब से की गई, उस मामले पर पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान ने अपना मौकिफ भी देना है और हमने अपना रिएक्शन भी देना है क्योंकि पानी जिंदगी है। तो DGISPR ने इस मुतालिक क्या फरमाया, पहले आपको ये जरा दिखाते हैं। Only a mad person can think that it can stop the water of 250 million people, 240 million plus people of Pakistan. Nobody can do that. Fact is, there are 6 rivers which come out from Kashmir, which is a disputed territory, as per the UNSC resolution. In 1960, the World Bank brokered a treaty through which 3 rivers were given to Pakistan and 3 rivers were given to India. So if you don't want to follow this treaty, then Kashmir is a disputed territory. Tomorrow, if Kashmir joins Pakistan, as per the will of the people of Kashmir, then all these 6 rivers belong to Pakistan. And India becomes a low riparian state, and we will see how to deal with them. And then there is a third party also here, China, which is also has a claim on parts of the Kashmir. और देखें, भारतीय झूठ एक नहीं है, कई हैं और ये पहली बार नहीं है। बालाकोट का जो ड्रामा था सबके सामना था, पुलवामा अटैक में किस तरीके से क्या हुआ और उसके बाद चंद ही घंटों में इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर किस तरीके से भारत ने जारियत की कोशिश की थी और वहां पर भी हमने उसको भरपूर जवाब दिया था। इस बार यह है कि 5 से 6 तैयारे उनके गिरे और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से मिसाइल स्ट्राइक की, जिस तरीके से उनके S-400 को तबाह किया, तो भारत को यह अंदाजा हो गया है कि क्या करना है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, वहां पर अंदर जो सेन वॉइसेस हैं उनका भी ये कहना है। ऐसी एक सेन वॉइस है प्रवीण सोने की, वो जरा आते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, तो हमारी स्टैंडिंग थी वो भी गिर गई है। अभी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। पहले भी बोलता रहा हूँ कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं उसको दुनिया मानती है और वही हुआ है। मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे, ये आपको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इन साहब ने बड़ी डिटेल में भी इस हवाले से बात की है, तो अगर किसी ने देखना हो तो वो जाके देख लीजिएगा। जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। अच्छा, शिराज मेमन साहब हमें ज्वाइन करें, एडिशनल ये एक्स एडिशनल कमिश्नर हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के। इनसे हम बात करेंगे कि ये आबी जारियत है क्या। और शर्मिला फारूकी साहिबा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, रुकने कौमी असम्बली, नॉर्मली स्टूडियोज में होती हैं लेकिन फिलहाल कराची में है, तो वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम शर्मिला। अच्छा, अकील मलिक साहब, ये जो सारा कुछ ड्रामा हुआ,
सबके सामने है, दुनिया के सामने। और मैं तो अभी I'd like to start, ये जो शशि थरूर साहब जाके जो आप देखिए ना, मतलब उनका हर काम बॉलीवुड स्टाइल होता है कि जाके जी वहाँ पर 9/11 के मेमोरियल के सामने उसको आपस में रिलेट करना और कहना कि हमारा दर्द और तुम्हारा दर्द एक जैसा है। हालांकि डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर ने बड़े अच्छे तरीके से टाइम नाउ पे अर्नब की तबीयत साफ की थी इसी मुतालिक, लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आई। तो मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ा सा अपना कमेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जिस जिंगोइज़म की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो सारी दुनिया मेरे ख्याल से बखूबी वाकिफ़ है कि जो एक झूठ की पूरी दुकान कह लें भारत ने सरगर्म की हुई थी और अभी भी सरगर्म की हुई है। लेकिन उसमें जिस तरह आपने सेनर वॉइसेस का बताया कि प्रवीण स्वामी इज़ वन ऑफ दो सेनर वॉइसेस, हकीकत देखें छुप नहीं सकती और सच्चाई जो है वो किसी से नहीं छुपती। सच्चाई सबको पता है। सच्चाई ये है कि भारत ने अपनी हेजेमनी कायम करने की हतल इम्कान कोशिश की। शायद मैं थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट में रखूँगा, आपने जिक्र किया पुलवामा का भी, बालाकोट का भी, सो मैं उस हवाले से थोड़ा सा इसको बिल्कुल दिखाऊंगा आपको कि शायद भारत ने ये सोचा, क्योंकि लीडरशिप में भी फ़र्क होता है और लीडरशिप का जो फ़र्क है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि 2019 में जो लीडरशिप थी उसका अगर मवाजना करें फ्रॉम टुडेज़ लीडरशिप, तो उस लीडरशिप का और इस लीडरशिप का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे आपके कई एंकर्स ने, कई एनालिस्ट ने ये बात की कि उस वक़्त कहा गया था क्या मैं इन पे हमला कर दूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके साथ ये भी कहा गया था कि जी हमारे पास सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल है, टैंक और जहाज़ जो है वो नहीं उड़ सकेंगे। माजरत के साथ ये इफ़ एनीथिंग उससे बड़े स्केल का ये तमाम तर सिचुएशन थी जो अभी पहलगाम का वाक़े के बाद जो इंडिया ने अनप्रोवोक्ड जो है अपनी हेजेमनी कायम करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को टारगेट किया, तो इस पे भी आप देखें कि जिस तरह का फिर रिस्पांस था और जिस तरह का उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सो आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड अलोंग विद इंडिया। सिंक ज्यादा था उस वक्त, कम नहीं, सिंक उस टाइम भी ज्यादा था। बात सिंक की नहीं है, बात यह कि लीडरशिप के अंदर कितने जो हैं वो गट्स हैं। अच्छा। लीडरशिप के अंदर जो है वो क्या फैसला करने की सकत मौजूद है या नहीं है। मैं इस सिनर्जी या सिंक की बात नहीं कर रहा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी ऑब्वियस कि यही रिस्पांस जो हमारा था, ये रिस्पांस भारत नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, न दुनिया के दीगर ममालिक एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात आएगी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात आएगी, तो लीडरशिप बिल्कुल वहां पे खड़ी होगी और लीडरशिप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ खड़ी होगी, हक के साथ और सच के साथ खड़ी होगी। ये तो देखें बड़ा इजी था कि इसको ब्रश अंडर द कार्पेट कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि लीडरशिप ने ओनरशिप ली, लीडरशिप के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का जो स्टैचर है पूरी कमिटी ऑफ नेशंस में, बिकॉज मैं तो फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ, मैं 12 दफा इसका जिक्र कर चुका हूँ और मैं जब भी जिक्र करता हूँ इसका कि राइट आफ्टर विनिंग द वॉर जो इस्लामिक कंट्रीज का एक इंटरनेशनल फोरम है जकार्ता में, रिसेंटली तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले मुझे वहाँ पे मौका मिला, मैं पाकिस्तान की मैंने नुमाइंदगी की पाकिस्तान के वफ्द के साथ। मैंने यकीन जाने सती साहब, मैं आपको मतलब कसम खा के ये बता सकता हूँ कि मुझे कभी जिंदगी में पाकिस्तानी होने पे इतना फख्र नहीं हुआ था। नो, इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट बिकॉज थिंग इज के लिटरली ऑल ऑफ द डेलीगेशंस वॉकड अप टू आवर डेलीगेशन। जब वहां पे इंडोनेशिया के सदर हमें मिले, मतलब वो इतनी गर्मजोशी से मिले, एक इतनी वार्म थी, इतना वेलकम था। और आज आपने देखा कुवैत ने 19 कितने साल से वीजे बंद किए हुए थे, पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानियों को बताया नहीं था इंडोनेशिया वालों ने कि हमने राफेल की डील भी आप लोगों की वजह से रोक दी। नहीं, वो वहां पे बात चल रही थी और जैसे ही, क्योंकि हमने वहां पे प्रेस ब्रीफिंग भी की एम्बेसी के अंदर, उसके अलावा हमने वहां पे प्रेमिसेस पे जो कॉन्फ्रेंस के प्रेमिसेस थे वहां पे भी मीडिया के साथ एंगेज किया और मीडिया ने किसी और डेलीगेशन को शुक्रिया नहीं बोला, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर एक्चुअली स्पीकिंग एंड टॉकिंग टू अस। सो यहाँ पे ये आप देखें कि मीडिया ने भी शुक्रिया अदा किया कि आपने हमसे बात की। अगले दिन पूरे आपके न्यूज़पेपर्स, आपके टीवी चैनल्स, they were literally filled with it's everywhere, even in Gulf और ये कि अभी हज के लिए लोग जो, और फिर राफेल का वो सस्पेंड हो गया। हाँ जी, शुक्र है आपको कोई फ्रांसीसी नहीं मिले, वरना उन्होंने शिकवा करना था आपसे। नहीं, अभी हाल ही में मुझे फ्रांसीसी एम्बेसडर मिले हैं, उनको मैंने बताया, आपने बता देना कि जहाज बुरा नहीं था, आपकी जहाज बिल्कुल ठीक है, जहाजों का इशू नहीं है। मैंने कहा अब मैंने वैसे सो मच सो अजराए मजाक उनसे ये भी कह दिया, मैंने कहा शायद आप हमें
ट्राई के लिए अगर एक आध कोई देते हैं सैंपल तो हम आपको दिखा भी सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की नहीं, मेरी बात सुने ना, खैर मैं शर्मिला की तरफ डिस्कशन लेके जाऊंगा, लेकिन उनकी जो चीजें हैं यानी कि जो ऑगस्टा सबमरीन्स हैं फ्रांसीसी हैं, हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मिराज तैयारे हमारे पास हैं वो पुराने हैं, लेकिन उनको हम अपग्रेड करके कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको आइडिया है, होना भी चाहिए। शर्मिला, ये जरा बताइएगा, पहले याद है आपको हमने प्रोग्राम किया था तो वो कंपैरिजन की बात कर रहे थे, यहाँ से बिलावल साहब वक्त लीड करेंगे जून में और ये शशि थरूर साहब जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बॉलीवुड स्टाइल ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है तो आई एम श्योर कि हम महफूज हाथों में और ये सही तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश होगा। और ये तो अपने आप को एम्बेरस कर रहे हैं वहां पर। जी बहुत शुक्रिया सती साहब। देखिए, भारत इस दफ़ा अपना नैरेटिव बेच नहीं पाया, जो एक रिवायती तौर पे वो पाकिस्तान को स्केपगोट बना के और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क बना के और दिखा के झूठ बोलता था, वो झूठ इस दफ़ा चल नहीं पाया। हाँ जी। और ये शशि थरूर का वहाँ जाना और इस तरीके से एक विक्टिम प्ले करना, द विक्टिम कार्ड, दैट डिड नॉट वर्क बिकॉज शवाहिद नहीं है ना इनके पास। आज तक इन्होंने पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं दिए। होना तो ये चाहिए था कि शवाहिद लेके जाते और कहते कि जी देखें ना, ये वो चीज़ें हैं जो ज़बानी कलामी नहीं हो सकती हैं, इस पे आपको हार्ड कोर एविडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इल्ज़ाम लगा के एक पूरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया और वो हमला करने के बाद भी आप रोते रहे कि हम विक्टिम हैं। पाकिस्तान ने उस अनप्रोवोक्ड वॉर के हवाले से बड़े रिस्ट्रेंट से काम लिया और बड़ी प्रिसिशन से काम लिया और दुनिया ने हमें सराहा कि जिस तरीके से हमने उनको शिकस्त दी है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है तो देखिए, माजी में भी जब वो मुल्क के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा रहे थे और कम अरसे के लिए रहे थे, तो उस वक़्त भी उन्होंने दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और पाकिस्तान का एक ग्लोबली एक इमेज जो है दोबारा से उन्होंने उभारा था। इस दफ़ा भी वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल सही चुना है एंड ही वॉज दी ओनली चॉइस। मैं ये नहीं कहूँगी ही वॉज द बेस्ट चॉइस, ही वॉज दी ओनली चॉइस एंड द बेस्ट चॉइस कि वो ये डेलीगेशन लीड करें। और हमारे पास शवाहिद हैं, वी हैव डोसियर्स आफ्टर डोसियर्स, हमारे पास वो तमाम शवाहिद हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर वो BLA को सपोर्ट कर रही इंडिया, बल्कि हम जब ये हमेशा कहते हैं ना जी BLA प्रॉक्सी वॉर कर रही, फलां कर रही, वो कर रही, नहीं जी, इंडिया हमला कर रहा है, इट इज़ इंडिया। और उस दिन DG ISPR की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी लगी, जो उन्होंने क्रोनोलॉजिकल वाइज उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि जी इस वक्त पे इस वाक़े पे ये हुआ। सो वी हैव हार्ड कोर एविडेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एलोक्वेंस है और उनका जो स्टेचर है वो विथ हार्ड कोर एविडेंस, मेरा ख्याल है कि इस बार पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना ग्लोबल इमेज भी सही करें और ये भी बताएं, दुनिया को बावर कराएं कि जी वी आर द बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। हम दहशत गर्दों को मारते हैं, हम उनको पनाह नहीं देते, जिस तरह इंडिया हमें बताता है और हम पे इल्ज़ाम लगाता है। ठीक है। और हमने जो कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी में, 80,000 से ज़ायद हमारे लोग शहीद हुए हैं, कोलैटरल डैमेज में 150 बिलियन हमारे गए हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर पाकिस्तान कैन एक्चुअली प्रूव एंड शो द वर्ल्ड व्हाट इट मीन्स। और बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से जो एक मामला कहीं दब सा गया था और जो इंडिया ने सोच लिया था कि जी इट्स अ सेटल्ड इशू, वो दोबारा से अब ग्लोबल खुदा का शुक्र है आ गया है, खुदा का शुक्र है। अब हमें उसको बड़ी एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा शिराज साहब, यहाँ पर इस मामले का आपको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। इस मामले का एक और पहलू भी है, वो है आबी जारहियत। अब आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी से आपसे ज्यादा बेहतर ज़ाहिर है कोई वाकिफ नहीं होगा। भारत ने एक जारहियत ये भी की कि इसको अबेंस में डाल दिया। अब उसके अंदर यह है कि अब वो जो अभी रिपोर्ट आई है, BBC ने भी लिखा है और इसके अलावा भी ये चीज़ें आ रही हैं कि जी दरिया सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान शुरू किया है, जिसके मुताबिक 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का वो इरादा रखता है। ये बेसिकली लद्दाख का इलाका है, क्योंकि लद्दाख से होकर फिर पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है। तो ये क्या इसकी मुमकिनात हैं और कितना हमें इस मामले में थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए? क्या ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो इसकी वायबिलिटी बताइएगा कि कितने अरसे में ये मुमकिन है, क्योंकि डैम इतनी जल्दी तो नहीं बनते। देखिए, सूरत हाल ये है कि लद्दाख में और जहाँ से हमारा दरिया सिंध बह के आता है, 2 शाखें हैं उसकी, दरिया सिंध और उसका एक और शाख श्योक रिवर। तो जो उन्होंने अब तक जो उस पर जो बड़ा जो प्रोजेक्ट बनाया है, मेगा प्रोजेक्ट, तो उस पर वहाँ पे कोई ऐसी हमने ये साइट विजिट की है सारे पूरा अलॉन्ग द रिवर
क्योंकि इसमें प्रोविजन है ट्रीटी में, इसको हम विजिट कर सकते हैं। हमने विजिट की हैं 2011 में, और वहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ओके, ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता था नेमो बाजगो 48 मेगावाट का, आप खुद समझ सकते हैं 48 मेगावाट का कितना, वो उनकी सबसे बेहतर साइट थी। इसके अलावा उनके पास ऐसा साइट नहीं है कि वो दरिया सिंध पे कोई बड़ा डैम बना पाए, क्योंकि हमारा दरिया सिंध का तो टोटल 10% पानी इंडियन और तिब्बत से और इंडियन कैचमेंट से आता है, इंडियन ऑक्यूपाइड कैचमेंट से। अच्छा, जो जहाँ जी सॉरी जी आप बताइए। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि जो लिखा गया उसके अंदर ये बेसिकली अचंथंग का इलाका है, सांजग, बारफीला, सोनटक और खलस्ती, ये कुछ इलाके बताए हैं यहाँ पर ये बनाना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये बेसिकली आप कह रहे हैं नहीं बना सकते, तो क्या ये जो हमारे मुआहदे की वजह से नहीं बना सकते, लेकिन या फिर वो इलाका ऐसा है कि वहां पर एक हद से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बन सकते, फिजिबिलिटी नहीं है वहां पर? जी बिल्कुल, वो टेरियन ऐसा है कि वहां पे जो है ना बड़े प्रोजेक्ट ना इतना फ्लो है, क्या बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा सके ना, टेरियन उनको इजाजत देता है। अगर इस वक्त अगर वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सबसे बेहतर साइट थी नेमो बाजगो उन्होंने बनाया था 48 मेगावाट का, इससे बेहतर उनके पास बड़ी, उसके पास उस टेरियन में कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, चलें आप जी बोलिए प्लीज। जो वरी है वो चनाब के हवाले से है, क्योंकि चनाब का 100% जो है ना पानी वो ऑक्यूपाइड इंडियन हिमाचल प्रदेश से और ऑक्यूपाइड जम्मू से आता है, जम्मू कश्मीर से। तो वो वहां पे वो उनके प्लानिंग है वो एक कैस्केड ऑफ डैम्स बनाने की, जिसमें से चौथा उनका बन रहा है। अच्छा। वो टोटल 12 डैम बनाना चाहते हैं। ओके। उसके बाद वो ये जैसे आपने खुद बताया कि ये डैम्स इतनी जल्दी नहीं बनते, डैम्स 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। तो वो अगर आपके पास सारी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती तो फाइनेंसिंग भी एक सबसे बड़ा इश्यू होता है। ये वाटर वर्क सबसे महंगे प्रोजेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ये बिलियंस ऑफ डॉलर में बनते हैं, ये चंद मिलियन में नहीं बनते, बिलियंस ऑफ डॉलर। और फिर वहाँ पे उसकी जी हमें याद है भाषा के साथ क्या हो रहा है, अभी तक नहीं बना, 2008 से 2014 तक बनना था। तो वी आर वेल अवेयर कि ये डैम बनना आसान काम नहीं होता। जी हाँ, जब उसकी फाइनेंसिंग ही मेन इशू है ना, कि हमें भी किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कोई भी फाइनेंस बाहर से तो आपको कोई वर्ल्ड बैंक या कोई भी जो है ना फाइनेंशियल एजेंसी वो आपको पैसे नहीं देती है। तो लोकली इसके लिए जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर अरेंज करना वो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, वो जिसमें भाषा में हम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत टाइम लगा है और बहुत टाइम लगेगा। तो इसी तरह से उनके लिए भी नामुमकिन, अभी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। जो रतले डैम उनका बन रहा है पिछले 10 साल से, उसमें इतने इश्यूज हैं कि अभी भी मजीद 10-15 साल लगेंगे। चलें इस पे भी आते हैं कि वो इश्यूज क्या हो सकते हैं। अकील मलिक साहब, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि दहशतगर्दी जो है जो भारत कर रहा है उसकी कई जहतें हैं। एक जानिब वो प्रॉक्सीज को फंड कर रहा है, यानी कि अपना रोना रो रहा है कि जी जुल्म हो रहा है हमारे साथ, और हमारे यहाँ केपी हो या बलूचिस्तान हो वहां पर प्रॉक्सीज को फंड कर रहा है। एग्रेसर बनकर बैठा हुआ है कश्मीर में। अच्छा, फिर एक और वॉरफेयर है उसका जो EU डिसइंफो लैब ने किस तरीके से एक्सपोज किया था, यू रिमेंबर श्रीवास्तव ग्रुप बैक इन 2025 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पता चला था कि 10 साल से वो 700 से ज्यादा आउटलेट्स थे, उनके जरिए फेक नैरेटिव सेल कर रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे यहाँ एक तरह का जो हाइड्रा है उससे हमारा मुकाबला है। तो व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, क्या किया जाए आगे इस पे? देखिए सतीश साहब, पहली बात तो ये है कि जो यूनिलैटरली होल्डिंग इन एडवांस या सस्पेंशन जो ट्रीटी की है, या जिस तरह ये यूज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद एलिजिडली जो इंडिया की एलिगेशंस हैं कि बिकॉज ऑफ टेररिज्म हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली जो है सस्पेंड किया या होल्डिंग इन एडवांस किया। अब यहाँ पे जो आपने दहशतगर्दी की बात की, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ऊपर आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का और केपी का। आई थिंक कुलभूषण यादव इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड द एंटायर वर्ल्ड नीड्स टू सी दिस। एक सर्विंग उनका नेवी का ऑफिसर जो अपनी ज़बानी खुद बताता है कि भारत किस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाता है। यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर अगर बात की जाए तो भारत ने बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क ईरान के थ्रू जो है कुलभूषण यादव को भिजवाया, और अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो है तमाम तर असाइड फ्रॉम इंटेलिजेंस गैदरिंग, मतलब वो अपनी प्रॉक्सीज को जो है मोबिलाइज वहाँ पे करना, BLA हो गया, BLF हो गया, TTP हो गया, दीगर जितनी भी प्रॉक्सीज हैं,
तो उनको और उसके सबूत जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। आपने देखा कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटलीस्ट 2 दफ़ा जहां तक मैंने देखा है कि एक तो अभी रिसेंटली जो खुजदार का अफसोसनाक वाकया हुआ उस पर भी उन्होंने जो सबूत के साथ पेश किया, इसी तरह ड्यूरिंग जाफर एक्सप्रेस के टाइम पे भी। तो ये कम से कम अब ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि जो हमारे पे इल्जाम लग रहे थे कि पाकिस्तान एलिजिडली जो कहा जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, तो ये बिल्कुल गलत एक तासुर दिया जाता है। पाकिस्तान तो खुद, जिस तरह शर्मिला साहब ने फरमाया कि हम तो खुद जो है बुलवॉक हैं अगेंस्ट टेररिज्म, एंड इट डजंट सूट अस, हमारी इकोनॉमी जिस तरह की है, इट डजंट सूट अस, हम तो रीबिल्ड करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज, द क्वेश्चन हियर इज कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद कुलभूषण नाउ द वर्ल्ड इज रिसेप्टिव। पहले नहीं थे, होता है ना कि कभी-कभार कान भी चाहिए होते हैं, आंखें भी चाहिए होती हैं देखने के लिए। नाउ इज द टाइम। So what are you going to do? I think in light of the recent events, मैं ये समझता हूँ कि कुलभूषण का जो अब थोड़ा सा हमें दुनिया को दिखाना चाहिए with whatever procedures legally speaking that we have in place, because ये एक ऐसा मामला है कि ये तमाम तर चीज़ जो है अब दुनिया के सामने आनी चाहिए। Because yes, we have a living example in our custody, हमारे पास वो मौजूद है। अब हमें जो है वो दुनिया को दिखाने की जरूरत है, मीडिया पे भी दिखाने की जरूरत है, हमें उसको सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को बात करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ दुनिया पूरी के साथ एंगेज करने। और डॉजियस जिस तरह बात की, तो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, बट आई थिंक उसको केयरफुली क्राफ्ट करके, और बिल्कुल अच्छी बात की कि जो डेलीगेशन है वो बड़ी अच्छी डेलीगेशन है। उसकी डेलीगेशन को जो लीड कर रहे हैं बिलावल साहब, वो एक अपना जो है वो रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड he's got that aura of engaging that with confidence, the, yes, that aura, that confidence, yes, of course, engaging with the world leaders, and I think it's very apt कि हमें अभी शशि थरूर तो चला गया। शशि थरूर ने तो वहाँ पे जाके 9/11 मेमोरियल के सामने जो किया, लेकिन उसने साथ साथ इंडिया की हुकूमत को लताड़ा भी है। अगर आप ये देखें तो उसने, जाहिर बात है कि जो पॉलिसीज इंडिया टो कर रहा है वो इंडिया के फायदे में नहीं है, उल्टा अब इंडिया को नुकसान होना शुरू हो गया है। इंडिया को EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की आपने बात की, लेकिन उसके अलावा आई थिंक द होल वर्ल्ड हैज सीन इट। अर्नाब गोस्वामी का जिस तरह आपने जिक्र किया, उसके शो पे क्रिस्टीन ने जो बात की, उसके अलावा एवरीबडी, आई थिंक जनरली अब सबकी आंखें खुल गई हैं कि यार ये वाकईतन पाकिस्तान पे तो 2007 से लेके अभी तक इतने झूठे इल्जामात लगाते रहे हैं भारत वाले, इंडिया वाले, और ये अपना एक नैरेटिव बेचते रहे हैं, लेकिन असल हकीकत, लेकिन नो, बट स्टार्टिंग विद दीज के पाकिस्तान को कोशिश जो इन्होंने की लेबल करना, जो रॉन्गली लेबल हमें करने की कोशिश की एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उससे पहले जब क्लिंटन साहब के टाइम पे, जब वो 2000 से शुरू हुआ सारा मामला, लेकिन जनरली अब जो एक सर्च देखी गई है वो आई। शर्मिला, मैं ये जो आपके जहन में, मैं ये पूछना चाह रहा था कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद कुलभूषण, ये मैंने इनसे भी पूछा। मैं तो ये मशवरा दे रहा हूँ कि भाई ये जो वफ्द जा रहा है इसके साथ कुलभूषण को भी भिजवाना चाहिए साथ में, ताकि वही मेमोरियल पे जाके जहां पर ये शशि थरूर साहब बात कर रहे थे वहां पर रखा जाए कुलभूषण को, जब अपने मुंह से बयान करे कि जी मैं क्या क्या करतूत करता रहा हूं, तो नाउ आई एम इन देयर कैप्टिविटी। योर थॉट्स ऑन दैट कि कुलभूषण के मामले को ऑन अ सीरियस नोट कैसे हम फर्दर अब एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इज द टाइम। आई थिंक देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के उसकी ज़बानी से जो भी चीज़ें आती हैं वो मेरा ख्याल है कि ही इज़ टॉकिंग व्हाट इंडिया एक्चुअली डज, और अगर उनका खुद का एक शख्स खड़े होकर बात करता है तो इट ऑफ कोर्स ज़ाहिरी बात है वो ये कहेंगे कैप्टिविटी के अंदर है और उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है या उसके ऊपर जबरन ये बयानात लिए जा रहे हैं। बट द फैक्ट इज़ कि इंडिया, दिस कुलभूषण इज़ नॉट दी ओनली ये जो बंदा है, ये आप यकीन करें कि ये समझता है कि ये जो भी कहेगा, और अनफॉर्चुनेटली ये जो भी बात कर रहा है उसको इंडिया के हवाले से वो इंडिया का मजीद मजाक उड़ा रहा है। ऐसे ही है। और बात ये है कि जिस तरीके से अगर हम अपने डोसियर लेके जाएं, मैं तो उस दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी इम्प्रेस थी कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही सीक्वेंस वाइज चीज़ें बताई हैं। तो अगर इंडिया इतने अरसे से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, हमने माजी के अंदर इतना अग्रेसिवली उसको परस्यू नहीं किया या दुनिया को नहीं बताया। हम कहते रहे जी BLA, उसके पीछे हैंडलर्स और फाइनेंसर्स कुछ और हैं, लेकिन
इस दफ़ा मैं जो चेंज देख रही हूँ और विच इज़ अ गुड चेंज एंड द राइट चेंज विच इज़ नीडेड, जो वक्त की ज़रूरत है और जो मैं अपॉर्चुनिटी की बात करती हूँ, वो यही है कि आपने दुनिया को बताना है दो टोक अल्फाजों में कि इट इज़ इंडिया, ये मोदी सरकार है जो दहशतगर्दी कर रही है। और हमारे पास इतने शवायद हैं कि जिस मुल्क में भी हम जाएंगे वहां पर उन्होंने बैठ के हमें सुनना है और समझना है। और ये इंडिया के लिए दूसरी बड़ी शिकस्त होगी। एक तो उनको सरहदों पे शिकस्त हुई है, ऐसे है। दूसरी उनको डिप्लोमेटिकली बड़ी बुरी शिकस्त हो रही हुई है और होगी मजीद। आई थिंक हमने जिस तरीके से हम इन तमाम मामलात को लेके चल रहे हैं, अभी वजीर आजम साहब 4 मुल्की दौरे के ऊपर गए हैं जी जी, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखेंगे, कश्मीर का मामला उठाएंगे। तो आई थिंक हम जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरह अभी शुरू में अकील ने कहा कि बैरिस्टर साहब ने कि जी वी आर अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे, जिस तरीके से हमारी सरहदों की हिफाजत की गई, हमें अपनी पाक अफवाज पे ना सिर्फ फ़ख्र है बल्कि मेरे ख्याल दुनिया को फ़ख्र है कि पाकिस्तान को जो कहा जाता था कि छोटा मुल्क है, कम वसाइल है, नहीं लड़ सकेंगे, आई थिंक दैट हैज़ बीन वेरी इफेक्टिवली डन। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज साहब, ये जरा फरमाइए कि अब एक आर्टिकल मेरे जहन से गुजर रहा था, बिकॉज पानी एक बड़ा संजीदा मसला है। वो ये है कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है, सस्पेंड करता है इंडस वाटर ट्रीटी, तो वो बैकफायर भी कर सकता है। यानी कि वो इस सूरत में कि अगर चीन जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसका जो जहां से भारतीय पानी का 30% एटलीस्ट जाता है, तो उसका वो प्रॉम्प्ट कर सकता है कि चीन वो रोके। क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज में है? चीन की अपनी एक पॉलिसी है, वो उसको उस तरह से चलते हैं। हम वो हमारे कहने पे तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन वो एक डैम वहां बना रहे हैं बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र पे 24,000 मेगावाट का। मेरे ख्याल में अब तक का सबसे बड़ा डैम है, सवाई एक ब्राजील के डैम को छोड़ती है। अच्छा। सेकंड लार्जेस्ट डैम दुनिया का बन रहा है। इससे पहले तो मेरे ख्याल में चीन का सबसे बड़ा 3 गॉर्जेस था। जी, वो 3 गॉर्जेस से भी बड़ा है। अब अच्छा। जो बना है वो 3 गॉर्जेस से बड़ा है। लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, उनकी अपनी जो है ना वो उस पर, वो हमारे कहने पे तो नहीं, लेकिन उनके जो अपनी जो उनके उस पर जो उनका वहाँ पे अरुणाचल पर जो प्रदेश में उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उसमें उनकी कोई स्ट्रेटजी हो तो वो उसमें कर सकते हैं। इस तरह से उस डैम के पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर बनेगा, तो उस पानी को रोक भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं उसका। लेकिन वो बहरहाल वो अपनी जाहिर है कि वो अपनी उनकी प्रायोरिटीज होंगी, वो उस तरह से करेंगे। हमें अपना देखना है कि फिलहाल तो क्योंकि उनके पास कोई ऐसी जो कोई रिजर्व कैपेसिटी नहीं है जिसमें कोई बड़ा रिजर्वायर और वो हमारा पानी रोक, जो बड़ा जो मिसकंसेप्शन है सब लोग पूछते हैं, वो हमारा पानी बिल्कुल नहीं रोक सकते इसको, और अगले 10-15 साल तक भी नहीं ऐसा कुछ कर सकते। अच्छा। हाँ, उसके बाद अगर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और तो लेकिन उसका क्या, उनको क्या उनका। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के इलाके में जिस तरह से चनाब के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, वहां पर उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और 2 चीजें, वहां पे वो जी वहां पे वो जो है ना कुछ रिजर्वायर्स बना सकते हैं। वहां पे फुट एरिया ऐसा है, वो उसमें वैलीज हैं, उसमें डीप वैलीज भी हैं। ओके। वहां पे वो बड़े डैम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना वो कम से कम 15 से 20 साल का टाइम दरकार होगा उनको, जो जिसमें वो बड़े काबिल जिक्र। लेकिन शिराज साहब, एक और चीज मेरे जहन से गुजरी थी जिसके ऊपर एक्चुअली आई वाज रीडिंग इनटू इट, तो वो बता रहे थे कि पानी रोकना एक अलग पहलू है, लेकिन वाटर डाइवर्ट करने के लिए कैनाल्स और टनल्स की कैपेसिटी अभी भी भारत के पास मौजूद है कि वो पानी डाइवर्ट कर सकता है। ऐसा है? जी, सिर्फ चनाब में एक मकाम पे एक जगह पे आके, जिसको मारू टनल, वो प्री पार्टीशन था जिस वक्त वो रावी में कोई डैम नहीं बना था रावी रिवर पे, तो वहां पे रावी में पानी की शॉर्टेज होती थी, तो ये प्री पार्टीशन एक जहाँ पे चनाब और रिवर रावी करीब आ जाते हैं एक जगह पे, ठीक है, तो वहां पे एक टनल बनाने का था। अच्छा। लेकिन बाद में क्योंकि रावी पे पानी वो डैम बन गया बड़ा, 3 डैम 3 MF का 3 मिलियन एकड़ फुट का, तो अब उनको वहां पे रावी में पानी की जरूरत नहीं है। और आपको ये, और काफी लोग ये बात जान कि अगर रावी का मेरे ख्याल 100% पानी इंडिया का है, लेकिन उसका भी काफी शेयर हमें मिलता है। जब ये बात 3-4 साल पहले मोदी के नॉलेज में लाई गई, तो वो उसने बड़ी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि इस पानी को डाइवर्ट कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि वो ऐसी कोई उनके पास गुंजाइश नहीं थी कि अगर हमारा पानी, वो कह रहे थे कि रावी का पाकिस्तान के पास जा रहा है तो उसको रोका जाए, लेकिन वो नहीं रोक सके। और वो पानी हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने ये सारा इलाका विजिट किया है। उनके पास गुंजाइश नहीं है वहां पे। अब वो लोग जो जितने भी जमींदार हैं वो डिपेंडेंट हो गए ग्राउंड वाटर पे, क्योंकि वहाँ पे बिजली फ्री है, वो नहरों से पानी लेते ही नहीं है। हमें वहाँ
इंडियन पंजाब के चीफ इंजीनियर ने बताया कि हमने कई ब्रांच कैनाल बंद कर दिए हैं कि लोग वहां पे जमींदार पानी नहीं ले रहे। तो अगर वो टनल के थ्रू पानी ले भी गए, सिर्फ चनाब का पानी रावी में ले जा सकते हैं, तो लेकिन वो वहां पे उसकी जरूरत नहीं है उनको, तो फिर वो ऐसा क्यों? ठीक है। थैंक यू सो मच शिराज मेमन साहब फॉर योर टाइम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके जी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। बैरिस्टर साहब ये जरा फरमाइएगा कि जैसे हमारी वाटर एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उसके अंदर ये है कि हमारे पास जाहिर है कि अभी भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पानी रोक सके, लेकिन डाइवर्ट करने के ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? लाइक कोई टेक्निकल वाइट पेपर हमें जारी करना चाहिए जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाए, जो कि वर्ल्ड बैंक के पास जाए, जो कि आर्बिट्रेटर था, इसमें क्या किया जाए? हमारे पास क्या ऑप्शन? देखिए, अभी जो हम फिल वक्त स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इन प्लेस है डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को, क्योंकि ये लाइफलाइन है 240 मिलियन पीपल की, और ये वाक़तन जिस तरह DGISPI साहब ने अपनी प्रेस स्टेटमेंट और एक इंटरव्यू में भी कहा कि कोई पागल ही होगा जो 24-25 करोड़ आवाम का पानी रोकने की कोशिश करेगा। अभी एक्सपर्ट ने ये भी बात की, पागल है, लेकिन एक्सपर्ट ने ये भी बात की सतीश साहब, आप ये भी देखें कि ब्रह्मपुत्र और सतलज भी जो है वहाँ से, क्योंकि उनके MOUs हुए हैं चाइना के साथ, और चाइना बिल्कुल वहाँ पे डैम बना रहा है, और वो जो एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग है जो भारत ने अभी रोकी हुई है हमारे साथ, वायलेशन ऑफ दिस वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, तो बिल्कुल वो भी रोक सकते हैं। लेकिन अगेन उन्होंने कहा वो हमारे कहने पर नहीं रोकेंगे, लेकिन इधर ही फिर आपकी सफारतकारी जो है वो काम और कारआमद साबित होती है और काम करती है। तो सफारतकारी के हवाले से UN का फोरम ऑलरेडी हम उस पर ऑलरेडी हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल उसको ऑलरेडी हम कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए, ICJ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि एक तो वो कंसेंट जो है ना दोनों पार्टीज का होना जरूरी है। अच्छा, ट्रीटी के अंदर जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस सारे तमाम तर मामले में, और वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं, लीगल ऑप्शन तो जरूर है, जो दीवानी मुकदमात का होता है, नहीं इतना भी नहीं होता, मतलब जाहिर बात है। लेकिन उसके अंदर देखें जो हमारे पास मीन्स मौजूद है ना, बिलखुसूस जो लीगल रिकोर्सेज मौजूद हैं, हम वो तमाम तर लीगल रिकोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ जो एक सबसे मौसर अभी चीज है वो सफारतकारी है। और सफारतकारी से जो अभी आप कर रहे हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल से लेके दीगर ममालिक से लेके, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी भी 2026 में वो भी आपकी जो है बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की है, और इतने अच्छे हालात नहीं है इन दोनों ममालिक के, स्पेशली जिस तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पे भी करता रहा, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे तो वेस्टर्न साइड पे तो कर ही रहा था भारत, लेकिन ईस्टर्न साइड पे भी करता रहा, और जो हाल वो रोहिंग्यास का उन्होंने किया और दीगर बाकी जिस तरह की पॉलिसीज में वो इंडल्ज करते हैं, अब वहां पे देखें कि 2026 में वो भी है, ऊपर से चीन भी है, नीचे से आपका श्रीलंका भी आवाज उठाना शुरू हो गया है उस तमाम तर मामले वाटर शेयरिंग बेसिस पे। इवन ये कि कश्मीर का डिस्प्यूट भी देख लें, उसके अंदर भी 3 और वर्ल्ड बैंक जिसने, आप ये देखें, वर्ल्ड बैंक जिसने ब्रोकर की है ये ट्रीटी, और जिसने जो सिग्नेटरी है इस ट्रीटी का, उसका प्रेसिडेंट जो खुद जो है भारतीय निजाद है, उसने खुद ये बात की, उसने कहा ये गलत किया है भारत ने, जो यूनिलैटरल सस्पेंशन है ये नहीं कर सकता, आप पानी के भाव को नहीं रोक सकते, स्पेशली इन ए रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो हमारा है। और अगर इस तरह होना शुरू हो जाए तो ये आपको पता है फिर कई जंगें पूरी दुनिया में शुरू हो जाहिर है, पानी एक ऐसी कमोडिटी है जिसपे जंगें हो सकती है। शर्मिला साहिबा, नहीं होनी चाहिए, बट दे आर डूइंग इट। और मैं शर्मिला साहिबा, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बिल्कुल बात सही है कि वाटर की वेपनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, भारत को विक्टिम नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंस उसका कहां से आ रहा है? यू नो वेरी वेल, आई नो दैट वेरी वेल कि वो इजराइल जो उसका करीबी साथी इस वक्त बना हुआ है, जिस तरीके से गजा में उन्होंने जेनोसाइड किया, जो इनका माइंड सेट है, वो जो कहते हैं ना कि 240 मिलियन लोगों को पानी के बगैर प्यासा मार दो, उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके जो इवन ये कि सहाफ़ी जिस तरह के बयानात ट्विटर पर लिखते रहे, तो आपको लगता है कि इसके पीछे एक पूरा माइंड सेट है? हमें क्या करना चाहिए? जो सिफारतकारी का ऑप्शन तो अपनी जगह है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अबेयंस में ही है, हम क्या कर सकते हैं मजीद? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वेपनाइजिंग वाटर इज टेंटामाउंट्स टू वेजिंग अ वॉर, और अगर आप पानी रोकेंगे किसी मुल्क का तो फिर तो ये जंग का ऐलान है ना, ये दूसरी जंग का ऐलान है।
और पाकिस्तान ने इसको पहले दिन से, जिस दिन इंडिया ने मतलब ऑल्दो यूनिलैटरली ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं हो सकती और डैम्स बनाने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन जो इंटेंशन है वो कई सालों पहले की थी। जब इन्होंने बागलीहार डैम बनाना शुरू किया था उस वक्त भी पाकिस्तान ने एतराज़ किया था। फिर वर्ल्ड बैंक का एक न्यूट्रल एक्सपर्ट तैनात हुआ था, सन 2000 की बात है, 2007 में शायद फैसला आया था, उसकी डिज़ाइन के ऊपर कुछ मसला था। इस वक्त भी देखिए दिस ट्रीटी इज़ ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और अगर एक वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर ट्रीटी जो है वो ही सेफ नहीं है तो फिर दुनिया में कौन सी ट्रीटी सेफ रहेगी। तो इस वक्त देखिए सिफारतकारी तो अपनी जगह है और हर कोई ये मानता है कि इंडिया ने गलत किया है, पानी नहीं रोकना चाहिए और पानी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक को, यूनाइटेड नेशंस को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो इस मामले के अंदर पड़ें और वो आर्बिट्रेशन की तरफ लेके जाएं, या जो भी मामलात है दोनों फरीकीन बैठ जाएं या इंडिया के साथ वो बैठें, क्योंकि देखिए ना अगेन इंडिया ये मसला खड़ा कर रहा है। और देखिए इस वक्त जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया एक जख्मी शेर की तरह है, जैसा जख्मी शेर होता है ना जिसको तकलीफ हुई होती है, मैं चाहूंगा कि आप उसको रिप्लेस करें किसी और जग हसाई उनकी हुई है, उसके बाद उनको बड़ा झटका लगा है, तो अब इनको ये हथियार है, इसको ये भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और हमें भी बड़ी फोर्सफुली अपना मौक़िफ़ जो है दुनिया के सामने रखना चाहिए। और आई थिंक इसमें वर्ल्ड बैंक को दरमियान के अंदर अपनी मीडिएशन करानी चाहिए। ठीक है, एक लफ्ज़ जो है वो कार्रवाई में से, ऐवान की कार्रवाई में से हम हज़फ करवा देंगे, वो शेर वाला है, बाकी तो बाकी सब सही। मुझे ये बताइए, ये जो एक और एस्पेक्ट है, जिस तरीके से मसला कश्मीर को हमने इंटरनेशनलाइज करवा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये जिस तरीके से मासूम बन रहे हैं 9 लाख भारतीय फौज वहां पर रखने के बाद, और फिर ऐसा क्या किया जाए कि हम दुनिया को ये बावर कराएं कि ये जो इशू है ये बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट होने से हट के इंसानी हुकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियां वहां पर हो रही हैं उसके ऊपर भी कोई बात की जाए और इसके ऊपर आलमी बरादरी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। उसके लिए व्हाट नीड्स टू बी डन? क्या हम कोई डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करेंगे या इंटरनेशनल मीडिया को हमें बुलाना चाहिए, सिफारतकारों को बुलाना चाहिए कि उनको हम आगाह करें कि हो क्या रहा है वहाँ पर? देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया की बात है तो वज़ीर इत्तलात ने ड्यूरिंग दिस वॉर जो स्टैंड ऑफ था या वॉर थी, तो उसके बीच में पूरा जो है विजिट उन्होंने कराया उन एरियाज़ का जहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज थे। वो एक दैट वाज अ गुड स्टेप, ताकि दुनिया भी देखे और वो हमारी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी में इसमें इजाफा हुआ। दुनिया ने देखा कि वाकईतन पाकिस्तान जो कह रहा है वो हकीकतन ऑन ग्राउंड भी वैसी ही सिचुएशन है। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि वो जो मकबूजा डिस्प्यूटेड टेरिटरी वहां पर जाके वो करें? कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, हमने इंटरनेशनल जो एक इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की थी, हमने कहा कि इम्पार्शल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसको भारत ने कोई देखे मम अबाउट इट, उन्होंने कोई ऐसी ना हाँ भरी ना भरी, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब वो ये बयानियां लेके चले हैं। शशि थरूर की भी बात देखें, दीगर की भी बात देखें, वो कहते हैं जी हमने जॉइंट जो है वो फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भी करके देख लिए, डॉजियर्स भी करके देख लिए, और चूंकि पाकिस्तान पहले ऐसा करता रहा था, तो अब वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ राफरार इख्तियार कर रहा है और इससे ज्यादा इसमें कोई और चीज मौजूद नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को विद द प्लाइट ऑफ, जिस तरह देखें अभी जो कश्मीरियों की प्लाइट है, जो इशू है मेन मसला कश्मीर, वो दोबारा रेजरेक्ट हुआ है, ऐसे ही वो दोबारा जो आपके ग्लोबल स्टेज पे वो आ चुका है। अब उसको मटेरियलाइज करने के लिए वी शुड नॉट बी डिलेइंग सेंडिंग दीज मिशंस, ये मिशंस हमें भेजने चाहिए। और मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे, बट दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू, ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। मैं इसमें वाज़ेह कर दूं कि जिस तरह सिर्फ जो कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड जो मैटर करते हैं, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, खाली उन तक नहीं रहना चाहिए। थोड़ा देखें, अब जर्मनी वो गए, जर्मनी में जाके जर्मनी की वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें जो बिग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, हमें जापान के पास भी जाना चाहिए, हमें ब्राजील भी जाना चाहिए, ब्राजीलिया भी जाना चाहिए, हमें उनके साथ भी इंगेज करना चाहिए। हमें अफ्रीका के कितने ममालिक हैं उनके साथ इंगेज करें, एक कलेक्टिव सपोर्ट हो, एक हमारा नैरेटिव जो है जहां पे आउटरीच है उसको थोड़ा सा हमें वसी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहब फॉर योर टाइम। विल टेक अ ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे जी।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। और आखिर में भारत को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। शशि थरूर साहब जिस तरह से जाके वहां पर अपना मजाक बनवा रहे हैं, इंडिया में खुद भी आवाजें उठ रही हैं जो कुछ हुआ वो सारा कुछ ड्रामा था, और अब ये न्यू नॉर्मल जो उन्होंने किया था उसका न्यू नॉर्मल प्लस हम दे चुके हैं। लेकिन कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो वहां पर जारियत है, 9 लाख भारतीय फौज है, उसको एक्सपोज होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वहां पर क्या मसाइल हैं उनको एक्सपोज होना चाहिए। ये जो आबी जारियत है, पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों को प्यासा मारने की साजिश है, और इसराइल के साथ जो गठजोड़ है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान को, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने बिल्कुल कहा कि चंद मुल्कों नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वहां पर यह मामला उठाना चाहिए, क्योंकि अभी वक्त है। दुनिया रिसेप्टिव है, दुनिया सुन रही है, देख रही है, आपको देखना चाहती है, आपकी बात सुनना चाहती है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।